हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ ठंड में आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ, पिछले 2 दिन से मैं राज्य के बाहर था जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। लेकिन मैंने टेलीग्राम पर आपसे लगातार पीडीएफ शेयर करी हुई थी। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, आप मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर है। और वहीं पर स्टैटिक जीके के साथ डेली करंट अफेयर की पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। आज का वीडियो थोड़ा-सा बड़ा होगा क्योंकि कल 18 दिसंबर के साथ-साथ आज के करंट अफेयर तो कवर करेंगे ही करेंगे। और बीच के जो करंट अफेयर 17 तारीख के हैं, वो आपको कल के दिन मिल जाएँगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था। मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे था। क्वेश्चन ये था कि ओसिमम टैन्यूफ्लोरम ये इनमें से किसका साइंटिफिक नेम है? तो इसका सही आंसर है तुलसी। तुलसी जिसको हॉली बेसिल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हॉली बेसिल। मतलब यूरोपियन कंट्रीज में इसको हॉली बेसिल बोलते हैं। और हम लोग तो भारतीय लोग इसे तुलसी ही बोलते हैं, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। तो इसका साइंटिफिक नेम कई बार पूछा जा चुका है, अब से आप ध्यान रखिएगा। और ये प्लांटी किंगडम से आता है। और इसमें भी कई बार आपसे ये पूछ देता है कि तुलसी प्लांट में कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। तो ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? इस फैमिली का नाम है लिसीस। क्या है? लिसीस। ठीक है, CUE, लिसीस। अब शुरू करेंगे करंट अफेयर। पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर की, उसके बाद आज के करंट अफेयर कवर करेंगे। ये कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंशियल ऑफ टेररिज्म डायलॉग का समापन किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच में ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया है, ये मीटिंग नई दिल्ली में आयोजित करी गई है। कहाँ पर? भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इस मीटिंग का मेन उद्देश्य ये था कि दोनों देश एक साथ इन चीज़ों को रोकने का काम करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब जो हवाले का पैसा इधर-उधर करते हैं लोग, ब्लैक मनी को रोटेट करने का काम करते हैं और कई बार इसी पैसे की वजह से टेररिज्म मतलब आतंकवाद को भी फंडिंग करी जाती है, आतंकवाद को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो इस तरीके का जो हवाले का पैसा इधर-उधर आता जाता है, उसको रोकने के लिए नई एजेंसीज़ बनाई जाएँगी भारत और अमेरिका के बीच में। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और अमेरिका में राष्ट्रपति जे बाइडेन की सरकार है। विजय दिवस अभी हाल ही में कौन से दिवस मनाया गया? ये दिवस हर वर्ष भारत मनाता है 16 दिसंबर के दिन, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत और पाकिस्तान के बीच 13 दिनों तक चली जंग का रिजल्ट आया था। और रिजल्ट के इस मौके पर मतलब कहने का उसका नतीजा ये था, 13 दिन के उस युद्ध का नतीजा वो ये था कि एक साथ 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया था इंडियन आर्मी के सामने। विश्व की पृष्ठभूमि पर आज तक का ये किसी भी सेना के द्वारा किया गया इतनी बड़ी तादाद में सबसे बड़ा सरेंडर था। और यहीं से एक नए देश की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं बांग्लादेश। 1971 का ये जो युद्ध था भारत और पाकिस्तान का, इसमें भारत ने बांग्लादेश के अंदर जो उनका एक संगठन था मुक्ति वाहिनी, उसको सपोर्ट किया था। और इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ईस्टर्न पाकिस्तान में लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, एक बड़े लेवल पर 1 लाख से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। तो एक मजबूरी सी ये बन गई थी कि कहीं न कहीं एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें भारत सरकार मदद करे। और उसी का नतीजा हुआ कि बांग्लादेश एक नया देश बना। आईपीएल 2024 का जो सीज़न आने वाला है सबको पता ही है। इसमें मुंबई इंडियंस के लिए कौन कैप्टन नियुक्त किए गए हैं? तो मुंबई इंडियंस ने अपना नया कैप्टन नियुक्त किया है हार्दिक पांड्या को। इसके लिए पहले ऑक्शन में इन्होंने हार्दिक पांड्या को खरीदा। हार्दिक पांड्या इससे पहले गुजरात के कैप्टन थे और 2022 का टाइटल इन्होंने जीता भी हुआ है, आपको पता ही है। इसके अलावा अगर बात करें तो रोहित शर्मा जो है ये मुंबई टीम में रहेंगे लेकिन अब कैप्टन नहीं होंगे। और रोहित शर्मा पिछले 10 सालों से मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे। रोहित शर्मा और एमएस धोनी, इन दोनों ने 5-5 टाइटल अपनी-अपनी टीमों को जिताए हैं बतौर कप्तान। एमएस धोनी ने चेन्नई को, रोहित शर्मा ने मुंबई को। केंद्र सरकार के द्वारा ये कौन सा देश है जिसके साथ कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के क्षेत्र में एक पैक्ट साइन किया गया है? तो भारत सरकार ने इटली के साथ ये एक नया पैक्ट साइन किया है। इस पैक्ट का सीधा सा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी पेटेंट चीज़ें इटली में यूज़ हो रही हैं भारत की, तो इटली पूरे तरीके से उसको सम्मान देगा। ठीक है? मतलब उन चीज़ों में कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो अपना पेटेंट नहीं करार देंगे।
एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ लो, कोई चीज़ भारत में बनी है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत। अब ये चीज़ अगर इटली में बिक रही है, तो वो इटली में ही ऐसे ही बिकेगी मेड इन इंडिया बैजिंग के साथ। और सेम होगा भारत में भी इटली के लिए, कि अगर कोई चीज़ इटली में बनी है और वो भारत के बाजार में बिक रही है, तो वो मेड इन इटली लाइक ही बिकेगी यहाँ पर भी। जनरली ऐसा होता ही है, लेकिन कई बार कई सारे देश ऐसी गाइडलाइंस निकाल देते हैं और उसमें बदलाव करने के लिए बोलते हैं। तो ये अपने आप में भारत और इटली दोनों की मित्रता को आगे भी बढ़ाने के लिए काम करेगा। ट्रेड एंड कॉमर्स में दोनों देशों को ऑब्वियसली आगे लाने का ये काम करेगा। और इटली में प्रधानमंत्री कौन है? ये हैं जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। इटली की कैपिटल है रोम, और यहाँ पे करेंसी चलती है लीरा। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत ये कितनी ऐसी एक्सप्लोरेशन एजेंसीज हैं, ये प्राइवेट कंपनीज हैं, जिनको अभी लाइसेंस सैंक्शन कर दिया गया है। मतलब कहने का कि भारत सरकार के द्वारा ये कितनी ऐसी प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि माइनिंग में आने वाले टाइम में ऑक्शन में हिस्सा लेंगी और जिनको प्रोजेक्ट दिए जाएंगे। तो टोटल ऐसी 5 कंपनीज हैं जिनको चुना गया है। ये डिफरेंट राज्यों से कंपनीज हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की एक कंपनी है, इसका नाम है जेमको काती। क्या नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जेमको काती। ठीक है। तो ये जो कंपनी है जेमको काती, इसको 17 में से टोटल अगर देखा जाए तो 6 प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। इसके अलावा एक कंपनी है कोलकाता की, महेश्वरी माइनिंग, उनको भी कुछ प्रोजेक्ट दिए गए हैं। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट राज्यों की ये 5 एजेंसीज हैं, जिनको आने वाले समय में भारत सरकार माइनिंग करने में मौका देगी कि वो ऑक्शन भर सके। मतलब आप सीधा सीधा ये बोल सकते हो इसमें कि अभी तक माइनिंग पूरे तरीके से भारत सरकार की कंपनीज करती थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। पैरा गेम्स तो हो चुके हैं, बताइए आपको कि खेलो इंडिया गेम्स 2024 आने वाले हैं। तो 2024 के खेलो इंडिया गेम्स जो है, ये कौन से राज्य में आयोजित किए जाएंगे? इस बार इनका आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा। तमिलनाडु में केवल एक नहीं, कई शहर हैं जहां पर थोड़े थोड़े गेम्स आयोजित होंगे। जैसे कि एक तो शहर है कोयम्बटूर, जहां पर होंगे। कोयम्बटूर के अलावा त्रिची में होंगे। त्रिची के अलावा जो तीसरा शहर है, ये है मदुरई, जहां पर होंगे कुछ खेल। और कुछ होंगे चेन्नई में, राजधानी में। और खेलो इंडिया गेम्स जो है, इनकी शुरुआत पहली बार साल 2018 में हुई थी। जो पहला एडिशन था इसका, ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। जो दूसरा 2019 का एडिशन था, ये पुणे में आयोजित किया गया था। और 2020 वाला जो था, ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। फिलहाल अगर बात करी जाए, तो ये जो 2024 के गेम्स होने जा रहे हैं, ये अभी अगले ही महीने होने जा रहे हैं, जनवरी में। ये 19 जनवरी से शुरू होंगे और 31 जनवरी तक ये चलेंगे। इस बार इसमें पूरे भारत भर से करीब 5500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, और 1600 कोचेस भी यहाँ पर हिस्सा लेंगे। इसके अलावा अगर वॉलंटियर्स की बात करी जाए, मतलब जो मैदान के बाहर बच्चे नहीं होते हैं, जो मदद करने के लिए होते हैं स्टाफ स्वरूप, तो 1200 वॉलंटियर्स यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। और 1000 रेफरी हिस्सा लेंगे। अपने आप में एक फेस्टिवल की तरह होगा खेलो इंडिया इस बार का गेम्स। और पहले वाले से कहीं बेहतर होगा, क्योंकि इस बार एक नया खेल भी इसमें जोड़ा जा रहा है, और ये है स्क्वैश। क्या है? स्क्वैश। स्क्वैश गेम्स आप नहीं जानते हैं तो इधर समझिए, आपने कई बार टीवी वगैरह में देखा होगा। एक कमरा होता है, हॉल होता है काफी बड़ा सा, जिसमें दो खिलाड़ी ऐसे होते हैं, और दीवार पे रैकेट उनके हाथ में होता है, और उससे दीवार पे बॉल मारते हैं, और बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है, फिर इसे हिट करते हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्वैश। ये कौन है जिनको आईटीएफ की तरफ से 2023 का वर्ल्ड चैंपियंस डिक्लेयर किया गया है फीमेल कैटेगरी में? आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन इसको बोलते हैं। तो 2023 के लिए फीमेल कैटेगरी में आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन इस बार डिक्लेयर करी गई हैं आरेना सेवेलंका। और सेवेलंका कौन से देश की खिलाड़ी हैं? ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं। कहाँ की? बेलारूस। और मेंस कैटेगरी में अगर आपसे पूछा जाए, तो इस बार का आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन मेंस कैटेगरी में नोवाक जोकोविक को डिक्लेयर किया गया है। और इन दोनों ने ऐसा क्या किया है, 2023 के जो चारों ग्रैंड स्लैम हुए हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, फ्रेंच ओपन हो, विंबलडन हो या यूएस ओपन, ये दोनों खिलाड़ी एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो पहुंचे ही पहुंचे हैं। और अगर इनकी बात करें आरेना सबेलंका की, तो इस साल जो ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है, ये इनके लाइफ का पहला ग्रैंड स्लैम विन था। नोवाक जोकोविक तो काफी धुरंधर खिलाड़ी हैं। ये तो अभी तक बहुत बार ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं, 24 बार करीब अपने पूरे वर्ल्ड करियर में अभी तक।
और इसके अलावा अगर बात करें तो ये कौन सी बार है जब ये आईटीएफ की तरफ से वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर करे हैं? तो ये 8वीं बार है जब ये ऐसे वर्ल्ड चैंपियन डिक्लेयर किए गए हैं। अभी हाल ही में एक कंपनी लॉन्च करी गई है, इसका नाम है कृत्रिम। क्या नाम है? कृत्रिम। ये कंपनी किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? ये जो कृत्रिम कंपनी है और इसका जो प्रोडक्ट है जिसका नाम है कृत्रिम, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है जो कि चैट जीपीटी को डायरेक्टली चैलेंज करेगा मार्केट में। तो ये जो नई कंपनी है ये बनाई है भाविश अग्रवाल ने। किसने? भाविश अग्रवाल। और भाविश कौन है? ये ओला के फाउंडर हैं, आपको बता दूं। ओला को तो बच्चा बच्चा जानता है। तो अब इन्होंने टेक्नोलॉजी में आकर एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट बनाया है जिसका नाम है कृत्रिम। ये कृत्रिम वर्ल्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि मानव की तरह वर्क करती है लेकिन होती कृत्रिम है। मतलब आर्टिफिशियल का मतलब ही है कृत्रिम। तो ये भी चैटबॉट इंसानों की तरह ही जवाब देगा। तो इस वजह से संस्कृत का वर्ड लिया गया है कृत्रिम इसमें। हाल ही में एक रिपोर्ट लॉन्च करी गई है। इस रिपोर्ट का नाम है लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023। किसने जारी करी है? इसको कॉमर्स अफेयर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा जारी किया गया है। माफी चाहता हूँ। जो पीयूष गोयल हैं उन्होंने इस रिपोर्ट के थ्रू ये बताया है कि सरकार ने किस तरीके से कौन से राज्य को किस मानक पर रखा हुआ है। मतलब इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि कौन से राज्य ने लॉजिस्टिक्स में बेहतर कार्य किया है, किस राज्य ने बेहतर कार्य नहीं किया है, किसने नई पॉलिसीज बनाई हैं और उसके ऊपर काम किया है हर तरीके से। तो लॉजिस्टिक्स आप मतलब समझते हैं ना, कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर किसी भी सामान को एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है। बीसीसीआई के द्वारा 7 नंबर जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। ये जो 7 नंबर जर्सी है इसको किसके सम्मान में रिटायर किया गया है? पूरी दुनिया जानती है 7 नंबर जर्सी एमएस धोनी की है और बीसीसीआई ने इसको रिटायर कर दिया है। जब किसी भी जर्सी को रिटायर किया जाता है तो इसका मतलब यह है कि आज के बाद इस नंबर की जर्सी किसी भी खिलाड़ी को एलोकेट नहीं करी जाएगी। ऐसा दूसरी बार किया जा रहा है। पहली बार बीसीसीआई ने सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी थी 10 नंबर जर्सी, उसको रिटायर करके सचिन को सम्मान दिया था। अब उसी तरीके से दूसरी बार एमएस धोनी ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिनको बीसीसीआई ने 7 नंबर जर्सी रिटायर करके सम्मान दिया है। और एमएस धोनी आज तक के सबसे सफल कप्तानों में गिने जाते हैं भारत के। लोगों की राय अलग हो सकती है लेकिन डेटा के आधार पर द वन एंड ओनली एमएस धोनी। उसका कारण यह है कि 2007 का टी20 वर्ल्ड कप टाइटल इन्हीं की कप्तानी में आया। 2011 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो भी इन्हीं की कप्तानी में आया। और 2013 की जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी वो भी इन्हीं की कप्तानी में आई भारत में। ये कौन है जो कि टेनिस लेजेंड हैं और इनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में भी जगह मिली है हाल ही में? तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं लिएंडर पेस और इनके साथ में है विजय अमृतराज। इन दोनों को टेनिस के हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। देखिए, हॉल ऑफ फेम किसी भी खेल के अंदर एक ऐसी गैलरी मानी जाती है जहां पर सबसे सम्मानित खिलाड़ियों को या फिर सबसे बेहतर खिलाड़ियों को जगह मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में राहुल द्रविड़ को जगह मिली हुई है, कपिल देव को मिली हुई है, अनिल कुंबले भी हैं, सचिन तेंदुलकर भी हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर सौरव गांगुली नहीं है, एमएस धोनी आज तक नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि हॉल ऑफ फेम गैलरी कितने लीजेंड प्लेयर्स के लिए होती है। तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय टेनिस खिलाड़ी को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, लिएंडर पेस और दूसरे हैं विजय अमृतराज। लिएंडर पेस जो है इन्होंने अपने करियर में 18 ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं आज तक। ठीक है, लेकिन डबल्स कैटेगरी में इन्होंने जीते हुए हैं, डबल्स में और मिक्स में। ये कौन से भारतीय हैं जिनको अभी एक इलेक्शन हुए हैं जिनको बोला जाता है यूनिड्रो आईटी इलेक्शन? इस इलेक्शन में दुनिया भर में अमेरिकी, रशियंस और चाइनीज पीपल्स ने हिस्सा लिया और भारतीयों ने भी हिस्सा लिया। तो उनके बीच में इकलौती भारतीय चुनी गई हैं। इनका नाम है उमा शेखर। कौन है? उमा शेखर। अब समझ लेते हैं यूनिड्रो आईटी है क्या। देखिए, इसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। दुनिया भर में जो प्राइवेट लॉज हैं उनके लिए ये एक संस्था है और इस संस्था की स्थापना 1926 में करी गई थी।
इसका हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम। ये एक ऐसी संस्था है जो कि दुनिया भर में कॉमर्शियल के लॉ बनाती है, ठीक है? कॉमर्शियल्स के मतलब व्यापारिक नियम आप बोल सकते हो। तो उसमें पहली बार भारतीय ऐसी हैं उमा शेखर जिनको जगह मिली हुई है और इनको 59 में से 45 वोट मिले। अब आज के करंट अफेयर कवर कर लेते हैं। ये तो कल के करंट अफेयर हो गए। आज के करंट अफेयर में पहली ही खबर है, ये कौन सा संस्थान है जिसके साथ रक्षा मंत्रालय ने एक पैक्ट साइन किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस को लेकर। तो रक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये पैक्ट साइन किया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ये पुणे वाली शाखा है जिससे इन्होंने पैक्ट साइन किया है। और इंडियन आर्मी ये चाहती है कि आर्मी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज हो रहे हैं जिनको हम इंपोर्ट करते हैं तो अब उनको बेल बना कर दे। और ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इससे क्या है कि दूसरे देशों पर से हमारी डिपेंडेंसी कम होगी और हम अपने आप में सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए जो पैक्ट साइन किया गया है ये 5336 करोड़ का पैक्ट साइन किया गया है अगले 10 सालों के लिए। ये पैसा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया गया है। इस पैसे की मदद से अगले 10 सालों तक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना कर देंगे रक्षा मंत्रालय को। और इसकी अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1954 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर। और बेल के इस टाइम पे सीएमडी है भानु प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है? बीपी श्रीवास्तव। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है कि ये कौन सा वर्ष है जब भारत में जो टोटल वोटर्स हैं उनमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा होगी। तो एसबीआई की ये रिपोर्ट बताती है कि 2029 के जब इलेक्शन होंगे तो उसमें पुरुषों के कंपैरिजन में महिला वोटर्स की तादाद ज्यादा होगी। इस रिपोर्ट में क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि इस टाइम पर 2024 में कंडीशन ये है कि टोटल पूरे देश में 68 करोड़ लोग करीब करीब वोट देंगे जिसमें से 33 करोड़ महिलाएं हैं, मतलब 49% महिलाएं हैं। और महिलाएं पुरुषों को एक्सीड कर जाएंगी 2029 में जब जो मेल कैटेगरी होगी, मेल वोटर्स 36 करोड़ होंगे और जो फीमेल वोटर्स होंगे ये 37 करोड़ होंगे। भारत का ये कौन सा शहर है जिसको अभी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? वो इस वजह से कि इसने चाइना को सरपास कर दिया है रीडिंग एक्टिविटी में। मतलब ये कौन सा शहर है जहां पर पढ़ने को लेकर आज तक की सबसे ज्यादा इवेंट्स को आयोजित किया गया है, लोगों में कहीं ना कहीं अवेयरनेस हो कि भाई पढ़ाई की एक तरीके से इंपॉर्टेंस क्या होती है, पढ़ना कितना जरूरी है। तो इसके लिए पुणे को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं इसकी प्रशंसा करी है अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू। और यहाँ पर एक इवेंट आयोजित किया गया पुणे में जिसमें 3066 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्रेरित करने के लिए छोटी छोटी कहानियां सुनाई हैं। गुजरात के अंदर सूरत में सूरत डायमंड बोर्ड्स का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था और उन्होंने ही यहाँ पर इसका उद्घाटन किया है। इस बोर्ड्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिलहाल अभी याद दिला देता हूँ। यह केवल भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है। मतलब आप ऐसे समझ लो कि ऑफिसेस की जो बिल्डिंग होती है ना, तो ये पूरे दुनिया की आज तक की ऑफिस की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ डायमंड व्यापारियों के ही ऑफिसेज होंगे। डायमंड की कटिंग हो, चाहे खरीदना हो चाहे बेचना हो, उसका सबसे बड़ा डिपार्टमेंट ये एक तरीके से काम करेगा। और यहाँ पर सरकारी कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर डायरेक्ट सीधे सीधे बात हो रही है जो कि हमारे देश में डायमंड के व्यापारी हैं प्राइवेट बेसिस पर, बस उनकी बात हो रही है। इसको 32 बिलियन रुपए की मदद से बनाया गया है। 32 बिलियन रुपए का मतलब है अगर करोड़ों में बात करें तो सीधे 3200 करोड़ हो जाते हैं। और ये जो फैलाव है इसका, ये 6.7 मिलियन स्क्वायर फीट में बना हुआ है। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा है। बहुत भव्य बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है। ये कौन है जिनको विजनरी लीडर आइकन 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है इनके उत्कृष्ट कंट्रीब्यूशन के लिए? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं डॉक्टर श्रीनिवास नायक धारावत। अब इनको सम्मानित क्यों किया गया है? इन्होंने रियल एस्टेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है जिसके लिए इनको सम्मानित किया गया है। ये कौन सा संस्थान है जिन्होंने अभी आपस में मिलकर भारत का पहला स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? तो ये है केएमबीएल और इन्होंने
आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर भारत का पहला स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। और केएमबीएल का मतलब पता है क्या है? इसको बोलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने आईआईटी कानपुर के साथ यह स्कूल लॉन्च किया है। भैया सवाल ये उठता है कि स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी होता क्या है? नॉर्मल स्कूल तो सबको पता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब यह है कि इसमें उन चीजों पर ध्यान दिया जाएगा जो एक बच्चे को किसी भी तरीके से भारत में या दुनिया में सस्टेन करने में मदद करे। एक बच्चे की नींव क्या होनी चाहिए? तो उस उन चीजों को उस बच्चे की एजुकेशन सिलेबस में डाला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों में ये आदत बचपन से ही डाली जाए कि वो रिसर्च करना शुरू करें, डेवलपमेंट्स पर वो ध्यान दें, कम्युनिकेशंस पर अपने ध्यान दें, ठीक है? लैंग्वेजेस पर ध्यान दें, केवल एक भाषा पर ही नहीं आधारित रहें, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखें। आपको पता है, आपको जितनी ज़्यादा भाषाएँ आती हैं, उतने ज़्यादा रोज़गार के अवसर भी आपके लिए उत्पन्न हो जाते हैं। उतने ज़्यादा बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर आपको आमंत्रित भी किया जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप 2 गैप्स को फुलफ़िल करने का काम करते हो। इसके लिए 200 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है और पहले फ़ेज़ में जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इन्होंने 70 करोड़ दिए हुए हैं। और ये जो स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी है, ये बनाया गया है आईआईटी कानपुर के कैंपस में। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 1985 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दीपक गुप्ता। कौन है? दीपक गुप्ता। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। ये कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जिसको अभी 3 भारतीय आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया है? दरअसल श्रीलंका के अंदर एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है जिसका नाम है डीएससीएससी। और डीएससीएससी का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कॉलेज। ये अपने आप में काफी बेहतरीन कोर्स है जो कि डिफेंस पर्सनल्स को ही देने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर इस कोर्स में सबसे बेहतर 6 अंकों से पास हुए हैं ये 3 भारतीय अधिकारी। अब इनमें से ये जो आर्मी अधिकारी हैं इनका नाम है रोहित, मेजर रोहित हैं ये। और ये जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं इनका नाम है विंग कमांडर एस महाजन। और जो इंडियन नेवल अधिकारी हैं ये, इनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर सुनय शर्मा। सुनय शर्मा। और ये मुश्किल से आप ये समझ लीजिए कि ड्यूटी ज्वाइन किए हुए करीब 5-5 साल इन्हें हुए होंगे। बहुत ज़्यादा अभी लंबा करियर सर्व नहीं किया है, बिल्कुल यंग हैं ये तीनों। तो इनको गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है, सुनहरे उल्लू से। और श्रीलंका के अंदर ये जो कोर्स है इसके लिए हर साल कई सारे भारतीय अधिकारी और दूसरे देश। ये कौन है जिनको अभी एक रिपोर्ट में बॉलीवुड को बचाने के लिए या सेव करने के लिए टॉप एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड का खिताब दिया गया है? तो ये हैं शाहरुख खान। और अभी आपको पता ही है कोविड के बाद से या कोविड के टाइम से बॉलीवुड की उल्टी गिनती चालू हो गई थी। जैसे बॉलीवुड कोई देखना ही नहीं पसंद करता था। तो एक तरीके से शाहरुख खान की जो मूवी आई पठान, और उसके बाद बॉलीवुड एक तरीके से चल पड़ा। बॉलीवुड को फिर से प्यार मिलने लगा। तो इस वजह से अभी, क्योंकि शाहरुख खान पहले भी स्टारडम इनका कम नहीं था, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है स्टारडम। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इन्हें जानती है, मानती है। तो इस वजह से अभी हाल ही में क्या हुआ कि ब्रिटेन की एक न्यूज़पेपर एजेंसी है जिसका नाम है ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर। इनके द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है कि कौन से 5 एशियन सेलिब्रिटीज टॉप है। तो जिसमें शाहरुख खान को जगह मिली है। शाहरुख खान नंबर 1 पे रहे, दूसरे नंबर पे आलिया भट्ट को जगह मिली है, तीसरे नंबर पे प्रियंका चोपड़ा को जगह मिली है, चौथे नंबर पे पंजाबी सिंगर हैं दलजीत दोसांझ, इनको जगह मिली है। अभी हाल ही में ये कौन सी भारतीय मूल की अमरीकी हैं जिन्हें मिस इंडिया यूएसए 2020 क्राउन से सम्मानित किया गया है? तो ये भारतीय मूल की हैं और अमेरिका में रहती हैं, अमेरिकन भी हैं ये। और इनका नाम है रिजुल माइनी। क्या नाम है? रिजुल माइनी। और ये एक मेडिकल स्टूडेंट हैं, 24 वर्षीय हैं। तो इन्होंने इस बार का मिस इंडिया यूएसए 2023 टाइटल अपने नाम कर लिया। और ये अपने करियर में वैसे सर्जन बनना चाहती हैं और इनका कहना है कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं इंस्पायरिंग होना चाहती हैं। और सेकंड नंबर पे भी जो भारतीय रही हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है ग्रीष्मा भट्ट। क्या नाम है? ग्रीष्मा भट्ट। और तीसरे नंबर पे जो भारतीय हैं इनका नाम है इशिता पाई। क्या नाम है? इशिता पाई। और जो रिजुल माइनी है ये बिलोंग करती हैं वहाँ पर न्यू जर्सी से।
और जो ग्रीष्मा भट्ट हैं ये वर्जीनिया से बिलोंग करती हैं। और इशिता जो हैं ये बिलोंग करती हैं नॉर्थ कैरोलिना से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स जिनका समापन 17 दिसंबर को हो चुका है, 2 दिन पहले ही हो चुका है। तो ये कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? हरियाणा रहा इस बार नंबर 1 पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बार, क्योंकि पहला संस्करण है खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। हरियाणा ने इस बार टोटल 105 मेडल जीते हैं, जिसमें से 40 गोल्ड हैं, 39 सिल्वर हैं और 26 ब्रोंज हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश रहा, काफी बेहतर परफॉर्म किया उत्तर प्रदेश ने। 25 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 62 है मेडल। और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु रहा है। बाकी टैली आपके सामने है। इस बार के जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इनकी शुरुआत 10 दिसंबर से हुई थी, 17 दिसंबर तक ये चले हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में इस बार पूरे भारत भर से करीब 1400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। और टोटल यहाँ पर 7 तरीके के खेल खेले गए। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कौन से दिन मनाया जाता है हर वर्ष? यह दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि लोग कहीं ना कहीं, जो सरकारें हैं वो माइग्रेंट्स का ध्यान रखें, प्रवासियों का ध्यान रखें। और ये जिम्मेदारी हर एक सरकार की है कि उनकी हेल्थ, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी, उनकी लिविंग्स, उन सब की जिम्मेदारी सरकार की है। इस दिवस को पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा साल 2000 में लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में भारत के लिए इजराइल सरकार की तरफ से नए राजदूत के रूप में कौन अपॉइंट किए गए हैं? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, अब से ये नए इजरायली एम्बेसडर होंगे भारत में। इनका नाम है रूवेन अजार। क्या नाम है? रूवेन अजार। अभी हाल ही में एजेंसीज की खबर से पता लगा है कि इजरायली सरकार ने 21 नए हेड मिशंस लॉन्च किए हुए हैं। उनमें से एक उनका ये भी मिशन है कि रूवेन अजार को अपॉइंट किया जाए। तो अब ये इमीडिएट बेसिस पर अपॉइंट किए गए। इतना ही नहीं, ये भारत के ही केवल नहीं रहेंगे, इनको श्रीलंका के भी एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है और भूटान के भी। इनको रिच एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी में, इस वजह से एक साथ 3 देश देखेंगे। लेकिन श्रीलंका और भूटान के नॉन रेजिडेंस एम्बेसडर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में रहेंगे और भारत में रहकर भारत, श्रीलंका और भूटान तीनों को देखेंगे। और मैंने आपको बताया था 2-3 दिन पहले कि अभी हाल ही में पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ये हैं डोनाल्ड टस्क। इनका नाम ध्यान रखिएगा। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हैं इस बार 2023 में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का 15वां संस्करण हुआ था, ये कौन से शहर में आयोजित किया गया था? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए, देखें किसमें कितना है दम। आप सभी मुझे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम के लिए या किसी भी स्टेट एग्जाम के लिए आप मेरा जीएस जीके का फाउंडेशन बैच अवेल कर सकते हैं। इस बैच की खास बात यह है कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और इतना ही नहीं, साथ में कंप्यूटर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कवर कराए हुए हैं। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस कोर्स की मदद से आप इजिली 70% स्कोर कर सकते हैं किसी भी राज्य के एग्जाम में। आप स्टैटिक जीके या फिर सिर्फ मेरे रिकॉर्डेड हिस्ट्री बैच, पॉलिटी, साइंस, ये आप अलग अलग भी अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो sscgsguru@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। और उसमें आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर ज़रूर बताइए और कौन सा कोर्स आपको चाहिए और डिस्काउंट क्या चाहिए आप बताइए। टीम आपको कोऑर्डिनेट करके कोर्स दे देगी। या फिर आप डायरेक्टली भी जाके अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आप डेली क्विज देना मत भूला करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो। कल से निरंतर फिर से वीडियो इसी तरीके से जारी रहेगी।